बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए और बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली जब ये लॉज खत्म होंगे तो ऑलमोस्ट आपकी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज अवर टॉपिक, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ हैं और हर एक लॉ क्या बताना चाह रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉज क्या है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द जीरोथ लॉ एंड जैसे जैसे लॉ पढ़ेंगे उनके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको ट्राई करते हुए हम चलेंगे। ओके बेटा, सो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ है दिस इज द जीरोथ लॉ। एक्चुअली इसका नाम जीरोथ क्यों पड़ा, क्योंकि जब फर्स्ट लॉ आ चुका था उसके बाद ये लॉ आया और ये लॉ थोड़ा बेसिक ज्यादा था, मतलब फर्स्ट लॉ से भी बेसिक था, तो इसका फिर क्या नाम दे दिया, जीरोथ लॉ दे दिया। उसके बाद जो लॉ पढ़ेंगे हम वो क्या होगा आपका फर्स्ट लॉ। उसके बाद जो हम लॉ पढ़ेंगे दैट इज द सेकंड लॉ, एंड द लास्ट वन दैट इज द थर्ड लॉ। सो थर्मोडायनेमिक्स में चार लॉ हैं जो हमें काफी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी सिस्टम के बारे में। नाउ एक्चुअली जीरोथ लॉ के अंदर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, जीरोथ लॉ के अंदर कौन सी टर्म निकल के आई, एक्चुअली मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअली सम पैरामीटर्स जो है हमारे, जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, वर्क की बात करें, एंथैल्पी की बात करें, एंट्रोपी की बात करें, तो ये जो पैरामीटर्स जहां से निकल के आए इनका बेसिक्स क्या रहा वो इन लॉ से पता लगा। एक्चुअली जीरोथ लॉ में मेनली हम टेम्परेचर से रिलेटेड बात करते हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम कमिंग फ्रॉम द जीरोथ लॉ। So the concept of temperature coming from the zeroth law. So the temperature, this temperature, the concept of temperature coming from the zeroth law. Now the concept of internal energy, जिसके बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं, जिसको मेनली यू से डिनोट किया जाता है, इस इंटरनल एनर्जी का रियल जो कॉन्सेप्ट जो आया वो फर्स्ट लॉ से आया, उसको समझ सकते हैं हम फर्स्ट लॉ। ओके, सेकंड लॉ में चेंज इन एंट्रोपी, जो किसी सिस्टम के एंट्रोपी का जो चेंज है वो कितना होगा, कैसा होगा, वो सेकंड लॉ में क्लियरली बताया गया। एंड थर्ड लॉ में बताया गया द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ entropy. Okay, so these parameters like temperature, like internal energy, like change in entropy, that is the delta S, and the entropy, ये जो कॉन्सेप्ट आपके आए, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वांटिटीज को जो मेजर करने के सिस्टम आया वो इन लॉज के अकॉर्डिंग आया। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी की जो इंफॉर्मेशन है, इसकी कंप्लीट क्या होती है सिस्टम में, किस तरीके से बढ़ेगी, किस तरीके से घटेगी, फर्स्ट लॉ ने उस चीज को एक्सप्लेन किया। चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन एंट्रोपी सेकंड लॉ में, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी, एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, इट गिव्स बाय द थर्ड लॉ। तो ये कुछ लॉज थे जिन्होंने इजीली इन क्वांटिटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन किया, उनको एक्सप्लेन किया। वन बाय वन हम हर एक चीज को पढ़े। एक्चुअली इन थर्मोडायनेमिक्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर, द फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। कि एक्चुअली मैंने अपने पहले भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं कि हाउ द डायनेमिक्स, हाउ द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस एंड दीज स्टेट चेंजेस आर रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी इन थर्मोडायनेमिक्स, जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होगी। जिस तरीके से मैकेनिक्स के अंदर पोजीशन एक फंडामेंटल थिंग है कि वो पोजीशन वेलोसिटी देगी, एक्सेलरेशन देगी,
वो पोजीशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगी। इन द सिमिलर वे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपकी क्या है, टेम्परेचर। एंड बहुत बार टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो लास्ट तक क्लियर नहीं होती, एक्चुअली टेम्परेचर है क्या। तो टेम्परेचर एक्चुअली किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। द टेम्परेचर इज नथिंग, द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कि एक बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है कितनी ठंडी है, उसको क्वांटिटिवली जो एक्सप्लेन किया वो किसने किया, टेम्परेचर ने किया। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस and coldness, okay, and this is the basic quantity involved in the thermodynamics. So we start with the zeroth law और धीरे धीरे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ और इनका फिजिकल मीनिंग को समझते हुए चलते हैं। तो टेम्परेचर के बारे में भी आप लिख लेना प्लीज। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। Degree of hotness and coldness gives that temperature. Okay, so now let's start the zeroth law of thermodynamics. Very basic. I first write the statement of zeroth law. Okay, so the statement is, if two systems are separately, nice, in thermal equilibrium with third system, then they are also in mutual thermal equilibrium. Means one thing more. According to zeroth law, temperature is same for all systems at thermal equilibrium. मीन्स समझने की कोशिश कीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम में मैंने पहले ही बताया था, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स द टू सिस्टम, जो भी दो सिस्टम है जो कनेक्ट है, उनका दोनों का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर रिमेन सेम, द टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ये लॉ क्या कहता है कि सपोज करो इफ वी हैव थ्री सिस्टम, this is A system and this is B system and this is C system. ये क्या कहता है कि अगर A जो है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इसका टेम्परेचर अगर T है, देन इसका टेम्परेचर भी बेटा क्या है, T। और अगर B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका टेम्परेचर T हो गया, तो इसका बेटा कितना होगा, T। देन दिस A and B also in thermal equilibrium होंगे। This is understood. When A is equal to B and C is equal to B, then obviously A is equal to B. तो ये कहता है if two systems are separately in thermal equilibrium with the third system, तो two system यहाँ पर कौन कौन से बताया मैंने, A and B। ये अगर C system के साथ thermal equilibrium में individually separately, then they are also mutually thermal equilibrium। वो क्या होंगे, म्यूचुअल थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इट मींस जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग दिस होल सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर, द होल सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर। नाउ
Actually, this A is thermal equivalent with the C only when these walls are thermally conducting. Walls are thermally conducting. Thermally conducting means इनके बीच में हीट एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? द वॉल्स आर थर्मली कंडक्टिंग. नाउ अगर उन वॉल्स जो है इंसुलेटर होती तो हीट जो है वो क्या नहीं हो पाती? एक्सचेंज नहीं हो. हीट एक्सचेंज ओनली इन द केस ऑफ द थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स. ओके, सो ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में भी द वॉल्स आर थर्मली कंडक्टिंग. ओके, तो इनमें जीरो लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द वॉल्स आर थर्मल कंडक्टिंग. होता है नॉर्मली होता है कि मान लो एक मिनट सिस्टम का एग्जांपल लूं. अगर आप वैसे ही अगर नॉर्मल अगर बाल्टी को रख देते हो, ठीक है, इस बाल्टी में गर्म पानी और आप इसको नॉर्मल रख देते हो तो क्या होगा? हीट निकलेगी बाहर सराउंडिंग में और आप कुछ समय बाद देखोगे तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम. जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही आपका बाल्टी का टेम्परेचर हो जाएगा अगर आप उसको रख के रहोगे, है ना. इसीलिए हम क्या करते हैं? हम सर्दियों में पानी गर्म करके उसके ऊपर क्या डाल देते हैं? कुछ बर्तन रख देते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा बहुत तो हीट कम जाए ना बाहर, ताकि काफी देर तक इक्विलिब्रियम अटेन करें. ठीक है. और अगर हम बिल्कुल ही इंसुलेटेड ले लेते हैं, जैसे हमारा थर्मस होता है, तो उसमें क्या होता है? हीट बिल्कुल बाहर नहीं जाती. और हीट बिल्कुल बाहर नहीं जाती तो क्या होता है बेटा? उस केस में आप काफी देर तक आप क्या कर सकते हो? उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो. तो अगर वॉल्स आपकी थर्मल कंडक्टिंग होंगी देन हीट इजीली एक्सचेंज एंड एट दैट कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा. थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव मींस द टेम्परेचर सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना? सेम होना. उस केस को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम. तो दिस इज एक्चुअली द zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics is very basic actually. So zeroth law of thermodynamics gives the concept of temperature. When the systems are in thermal equilibrium, it means the temperature of the system will be same. Means the degree of hotness and degree of coldness will be same from system and surrounding. This is the zeroth law of thermodynamics. Actually, in the question, what is the use of this law? Question में यही हो सकता है कि when A and B system are the thermally conducting, अगर कोई ये दे दे when A and B system are the thermal equilibrium, कभी ये दे दे, इसका मतलब समझ जाना कि उसकी जो walls है ना बेटा, वो क्या है? thermally conducting. Thermally conducting means heat exchange हो सकती है, मतलब delta Q not equal to 0. Okay, delta Q not equal to 0, heat easily A system से B system में जा सकती है. ये इस क्वेश्चन का इस लॉज का यूज होगा. इसी क्वेश्चन में अगर ये दे दिया A एंड B आर थर्मल इक्विलिब्रियम, तो क्या समझोगे बेटा? बोथ टेम्परेचर विल बी सेम. दूसरी बात क्या समझ सकते हो? कि हीट भी एक्सचेंज हो सकती है. आप डेल्टा क्यू को एग्जैक्टली 0 मत लेना. ठीक है. ये दो पॉइंट्स निकल के आए कहां से? जीरोथ लॉ. कि जब भी हम जीरोथ लॉ मींस द कांसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड थर्मल इक्विलिब्रियम मींस द टेम्परेचर रिमेन सेम. Okay, so the concept of temperature coming from this, the concept of temperature coming from this. Okay, so this is the zeroth law of thermodynamics. Now, तो टेम्परेचर फ्लो कैसे करेगा? हाई टू लो या फिर लो टू हाई? क्या बेटा? Heat is flowing Temperature. from high to low. Heat. हाई टू लो. This is T2 temperature. This is T1 temperature. This is say 50 degrees Celsius. This is say 30 degrees Celsius. After some time, ये एक कंटेनर है. ठीक है. और if the walls are conducting, then heat is transferred in this way. It is transfer. Heat transfer high to low होगी, and end of the day the temperature become 40 degree, and this is again the 40 degree. So temperature remains same at that condition. So equilibrium achieved means the temperature remains same, and this equilibrium achieved only when due to the flow of the heat. Heat के flow की वजह से हुआ. Okay? फिर सर ये बताओ, जैसे कि हम मतलब फ्रीज का पानी है, ठंडा पानी अगर गर्मियों में बाहर रख देते फिर वो गर्म होता है, वो किस कारण से? क्या रीजन है? This is the bottom. The temperature is say 10 degrees Celsius. 5 डिग्री. यस. And बाहर का सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस. Okay?
and the walls are thermally conducting. Okay? So heat is flowing like this. It is flowing like this, but the surrounding area is so big. इस बोतल की वजह से बाहर का टेम्परेचर कम नहीं होगा. अभी आप ये समझ लो कि इस बोतल की वजह से रूम ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होता. बिकॉज क्यों? बिकॉज द सराउंडिंग इज वेरी बिग एज कंपेयर टू द सिस्टम. सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम 40 to 10 and this 10 become 40 degrees Celsius. So heat is always flowing from high temperature to low temperature. तो इस लो टेम्परेचर को इसने क्या कर दिया? हाई कर दिया. इसने हीट सिस्टम को हीट दी. हीट देते इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज. दिस इज क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ जी, पता समझ गए? आगे चलूं? प्लीज अनम्यूट करके बताएं मुझे. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Very important reason. The first law of thermodynamics is छोटी सी statement देता हूँ. Actually, it is based on energy conservation. Energy conservation means energy neither be created nor be destroyed. It only convert from one form to another. One form to another means energy कभी भी खत्म नहीं होती है. It may be converted from one form to another. Okay? क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? एक्चुअली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन. वो ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए ध्यान से सुनिएगा. ये कहना चाह रहा है कि अगर ये आपके पास कोई सिस्टम है, so this is our system. And if we give some energy, dq, dq is the amount of energy given to the system. To the system. Given to the system. Then जो आपने सिस्टम को एनर्जी दी, अब ये एनर्जी जो है कभी भी क्या नहीं होगी बेटा? डिस्ट्रॉय नहीं होगी. आपने ये एनर्जी सिस्टम को दे दी dq. अब सिस्टम के पास एनर्जी आ गई. सो दिस dq अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या क्या करेगी? दिस dq amount of energy either increase the temperature of the system. ये आइदर क्या कर लेगी? इस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देगी. जो आप एनर्जी दे रहे हो वो आइदर क्या करेगी? सिस्टम को टेम्परेचर को बढ़ा देगी. इट मींस इंक्रीज इंटरनल एनर्जी. बिकॉज टेम्परेचर के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है, जो मैंने कहा था द एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर, द एनर्जी विच इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज द इंटरनल एनर्जी. सो हम कह सकते हैं कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, वो आइदर इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और
some work has to be done by the system. Suppose karo, if there is a piston on this, ठीक है, so this DQ amount either इस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, या हो सकता है कि जो पिस्टन है इस पिस्टन को क्या कर दे, ये थोड़ा ऊपर मूव करवा दे, मींस डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, और इफ द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इट मींस देयर इज सम वर्क प्रेजेंट हियर, देयर इज सम वर्क प्रेजेंट हियर। तो ये DQ अमाउंट क्या करेगी, ये आइदर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकती है, या फिर सम वर्क हैज टू बी डन बाय द सिस्टम, इस सिस्टम द्वारा कुछ वर्क किया जा सकता है, या फिर बोथ case are possible. मीन्स अगर मैंने सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट दी तो इट इंक्रीज DU एंड देयर इज सम वर्क इज आल्सो डन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है कि मैंने DQ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी, और वो एग्जैक्टली किसके बराबर आई है बेटा, वो एग्जैक्टली द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन आई। इट मे बी पॉसिबल कई बार वर्क ना हो, ओनली इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, इट मे बी पॉसिबल कई बार इंटरनल एनर्जी ना बढ़े, वर्क बढ़ जाए, इट मे बी पॉसिबल कभी दोनों बढ़ जाए, तो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन दिस एनर्जी इज यूज्ड इन टू फॉर्म्स, either it increase the internal energy or either the work has to be done by the system. Now the most important thing, this DQ is amount of energy or heat given to the system. This is to the system, understood? That's why we take positive value. This DU is increase in energy, that's why we take positive, and this DW is work is done by the system, system काम कर रहा है by the system, then we take it positive. तो दिस स्टेटमेंट के अंदर हम जहां पर प्लस यूज कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर जो DQ है, इस DQ का जो अर्थ है वो क्या है बेटा, कि एनर्जी given to the system, that's why take it positive. Now if DQ is negative, then energy क्या बेटा, given by the system, इस सिस्टम ने एनर्जी दी, then we take this DQ is negative, and DU positive means internal energy increase, and DU negative means internal energy decrease. Now one more thing, positive DW, it means work done by the system, and DW is negative means work done on the system. इससे पकड़ा हमने, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, और इस इक्वेशन से एनालाइज किया कि DQ क्या है। DQ देखो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं, और ये DQ क्या है, ये है हीट गिवन टू द सिस्टम, तो अगर निकलेगी तो देख नेगेटिव। ये DW क्या है, मैंने कहा ये एनर्जी अगर देंगे तो ये एनर्जी क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज मींस द फाइनल इज हाई एंड द इनिशियल इज लो, दैट्स व्हाई डेल्टा U इज पॉजिटिव। तो डेल्टा U इज पॉजिटिव मींस इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज, एंड DW मींस जो हीट आप दे रहे हो वो आइदर टेम्परेचर को बढ़ाएगी, या फिर वो क्या करेगी, सिस्टम कुछ काम करने लग जाएगा, किसके, पिस्टन के ऊपर। तो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो here we take this positive means
इनसे अपोजिट जो चीजें आएंगी वो क्या जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। तो साइन कन्वेंशन, वी मस्ट रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। क्वेश्चन में आएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज दिस, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज दिस, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेक इट नेगेटिव, टेक इट नेगेटिव। Okay, so this is very important in this question. So this lies based on the energy conservation. Now, in some of books, it is also written that this heat energy, that is the DQ, supplied to the system is converted into the work. In the similar way, work is also converted into the heat. एक statement और लिखता हूं, nice statement. Heat and work are interconvertible. Interconvertible means, suppose if we have the system and this is the piston, okay, so suppose करो मैंने इसमें क्या दिया बेटा, dq एनर्जी दी, तो ये dq एनर्जी suppose करो the balls are insulated, walls are insulated, walls are insulated means u is, suppose करो u is zero, u is zero, कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, u is zero. Suppose करो, let us consider a special case, consider करते हैं कि u is zero. तो जो हम हीट दे रहे हैं ये वर्क में कन्वर्ट हो रही है, भाई पिस्टन पे वर्क हो गया ना, ये मैं रेस करता हूं, इंसुलेटेड नहीं है वरना हीट ही नहीं जाएगी अंदर, मतलब मैंने dq अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दी, उसने क्या किया, पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया, तो दिस dq अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। एंड इन द सिमिलर वे, अगर मैं पिस्टन को नीचे कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बाहर हीट जाने लग जाएगी, बिकॉज हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो, so this work is converted into the heat. That's why sometimes it is called that heat and work are interconvertible. ये interconvertible है, heat को work में convert कर सकते हैं and work को heat convert कर सकते हैं. So this concept is also coming from the first law of thermodynamics. Now the most important thing is, the statement is dq is equal to du plus dw. This dq is amount of heat given to the system. System को कितनी heat दे रहे हैं, du is increase in internal energy, that's why we take positive, and dw is work done by the system. Now convention is very important actually. प्लस dq का मतलब मैंने फिर याद कर लो इस चीज को, प्लस dq means heat given to the system, and du positive means increase in internal energy. Sign convention is very important actually, and dw positive means work done by the system. So in the question, if work done on the system is given, it means dw is negative, we put dw is negative. Understood? So we use this statement. In this statement, dq is heat given to the system, du is the increase in internal energy, and this dw is work done by the system. This is the physics sign convention. Actually in chemistry, sign conventions are different, in which dq is equal to du minus dw, but this is physics and this is the real statement. Okay, now I try to make some more forms. The statement is dq is equal to du plus dw. Now I take some cases and explain this. Case 1,
if the process means a system changes from A to B state, then how the system changes from A to B? Which quantity is constant in this case? Okay, which quantity is constant in this case? The process means the whole path of conversion from one form to another form. This is the whole path. So if the process is cyclic, now we all know that in cyclic process, the initial and final state will be same. Initial and final state will be same. And we know that the internal energy is the state variable. You know that? Internal energy is a state variable. And state variables means depend only on initial and final state. But in cyclic case, initial and final state will be same. That's why delta U or du is 0. Du is 0. So we can easily interpret, if the process is cyclic, then dq is equal to dw. We use this statement. We use this statement in this case. There is a process is cyclic, then we use this statement. Okay, to solve the numericals. तो numericals के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब प्रोसेस साइक्लिक दिया हो उस समय इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं भरपूर तरीके से. ओके, नाउ द केस सेकंड. Now, case second. In case second, if the process is isothermal, if the process is isothermal, isothermal means temperature remains same. Isothermal means the temperature remains same. Again, if temperature remains same, it means actually internal energy depending on the temperature. We know that. You know that internal energy depends only on temperature. So if temperature is constant, this implies change in internal energy is 0. This change in internal energy is 0 only in two cases, when the process is cyclic and when the process is isothermal. So dq is equal to du plus dw. This equation became dq is equal to dw. We again use this equation to simplify the numerical. If the process is isothermal, we use this statement. Okay. Now next. Case third. If the process is free expansion. Nice. Now, free expansion means adiabatic process in vacuum. Adiabatic process in vacuum. Okay, free expansion means adiabatic process in vacuum. Now, you know that in adiabatic process, dq is 0. Adiabatic process is at dq is 0.
And if the process takes place in the vacuum, then pressure is zero, because pressure is due to the interatomic interaction between the gas. But in vacuum, there is no gas. It means there is no pressure. The pressure is zero. And if the pressure is zero, then the work done is also zero, because work is integration of PdV. Now this pressure is zero, it means the work done is zero. This implies dq is equal to du plus dw. Now this dq is zero. Now this dw is zero. It means that du is zero. This implies temperature is constant. We use this concept actually, or in free expansion, the temperature is constant. The temperature is constant. तो कभी free expansion कहा जाए किसी क्वेश्चन में, you understood temperature is constant, or U is constant. U is constant. So understood this concept. Very important. Now, can I change? Can I change? Yes, sir. Now the fourth case. If the process is say isobaric. Now you know, in isobaric pressure, in isobaric process, pressure is constant. You know, in isobaric process, the pressure is constant. And if the pressure is constant, then work done is PdV, and P अगर बाहर आ जाएगा, then integration of dV, it means that P V final minus V initial, so P into delta V. We can easily find this. We can easily use this relation. And in a similar way, when the pressure is constant, in this case, dq is equal to, that is the Cp dt, where this Cp is called the heat capacity at constant pressure. We know that this equation. So from here, the delta Q is Cp into delta T. So the equation becomes delta Q is equal to delta U plus delta W. So the equation becomes Cp delta T is equal to delta U plus P into delta V. Use this equation. Sometimes we use this equation. So this equation is for the isobaric process. This equation is for the isobaric equation. Okay, right? Can I change? Yes, sir. Okay. So the last one, the case number 5. If the process is isochoric. Now you all know that in isochoric process, the volume is constant. And if volume is constant, then the work done is integration of PdV. And if the work done volume is constant, then this dV is 0. So the work done is 0. In this case, work done is 0. And in isochoric process, the dq is equal to Cv dt, where the Cv is the heat capacity at constant volume. At constant volume. This implies change in Q is Cv into change in delta T. So the equation becomes Cv delta T is temperature is equal to
delta U. We use this equation. Very important equation. We choose this. So this is all about the first law. Now we attempt some numerical based on the first law. Okay. So I turn the pages. This is first law of thermodynamics. First law thermodynamics is based on the energy conservation. According to this, जो आप एनर्जी दोगे वो एनर्जी आइदर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी या वो कुछ वर्क करवाएगी किस द्वारा, सिस्टम द्वारा, पिस्टन के। तो दिस dq is equal to du plus dw. दूसरी स्टेटमेंट में ये भी कह सकता हूँ the heat is converted into work, और उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो हीट बाहर निकलेगी। the work is converted into the heat. So heat and work are the interconvertible quantities. Okay. Now next thing is स्टेटमेंट लिखने के बाद कि स्टेटमेंट का अर्थ समझा हमने कि dq क्या है, du क्या है, dw क्या है, और फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए the process is cyclic, it means du is 0, okay, because u is the internal energy और वो स्टेट वेरिएबल होती है, मतलब इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो du 0, the equation become like this. इस इक्वेशन का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने फिर आइसोथर्म मतलब द टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस द du is 0, तो dw is this, okay, एंड यहां से हम कह सकते हैं delta q is equal to delta w, and we know that in case of isothermal process the delta w work done कितना होता था, nRT ln v final upon v initial। हमने काम किया था इसको बेटा। so delta q is equal to nRT ln vf upon vi। we use this equation also, okay, हम इस तरीके से इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। now free expansion में मैंने बताया, free expansion means adiabatic process in the vacuum, so dq is 0, so dq is 0, it means dq 0 and vacuum मतलब the pressure 0, pressure 0 होते हैं, work done 0, it means u is constant, we use this thing, okay। ये कुछ आइसोबैरिक के लिए बताया, आइसोकोरिक के लिए बताया। एक और लिखवा लेता हूं, केस नंबर 6 for adiabatic process। now in case of adiabatic process we know that delta q is 0, dq is 0 actually। so if dq is 0 then equation become, then the equation become 0 is equal to du plus dw, so du is equal to minus of dw। we use this relation sometime, and this is equation in the case of an adiabatic process। so this is all about the first law of thermodynamics। now we start some numericals on the first law of thermodynamics, and actually the concept of heat engine, concept of refrigerator come after the first law। so हम उनको डिस्कस करेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं, उस पर करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लिखो। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज।